में अक्सर दो दो अंकों के या तो 5 प्रश्न आएंगे या फिर 5-5 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे। अर्थात 2 प्रश्न भी आ सकते हैं और 5 प्रश्न भी आएंगे। 5 आएंगे तो दो दो अंकों के, और अगर 2 आएंगे तो 5-5 अंकों के। बहुत छोटे में आपको लिखना रहता है, संक्षिप्त और छोटा। तो साधारण जानकारी कंप्यूटर की आपसे पूछी जाती है, बहुत साधारण जो ट्रिपल सी लेवल की नॉलेज है वहीं यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रश्नों को, हालांकि आगे हम हल भी करेंगे इनको। तो आइए डायरेक्ट देखते हैं। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाते जाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है। टेक्निकलिटी जाएंगे तो एक एक लेक्चर में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। बिना समझाए ही आपको यहाँ पर मैं आगे ले चलूँगा। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात तो एक ऑटोमेटिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, जो डाटा तथा निर्देशों को, डायरेक्शंस को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसे भंडारित करता है तथा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करके विश्लेषित परिणामों को आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यहाँ पर आप इतना कठिन लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो बस यही, आप फिगर याद रखिए, फिगर बना दीजिएगा कि निर्देश दिया इनपुट के माध्यम से, फिर प्रोसेस हुआ और फिर वो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त हुआ। यही पूरी जो प्रोसेसिंग है इसको कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उनको निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस करके, ठीक है, प्रक्रियागत करके परिणामों के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। यही कंप्यूटर हो गया। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है, जिसमें एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है, सॉफ्टवेयर के अनुसार वो प्रोग्रामिंग होती रहती है, जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, लेकिन एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। पहली विशेषता। दूसरी, कंप्यूटर, अब इन विशेषताओं को जब 2 नंबर में पूछेगा तो बस एक एक लाइन, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, कंप्यूटर की गति बहुत तीव्र होती है, कंप्यूटर की एक मशीन होने या कंप्यूटर यह थकान अनुभव नहीं करती है, इससे कार्य गोपनीय बनाया जा सकता है। ये मतलब एक एक लाइन में आप लिखेंगे जब 2 अंकों में पूछेगा। 5 अंकों में पूछेगा थोड़ा सा इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके लिख देंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पर, ये चूंकि आपको पढ़ाने के लिए है तो यहाँ पे लंबे दिए हुए, इतना ज़्यादा आपको लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक लाइन में लिख दीजिएगा बस। ठीक है, इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। यह मनुष्य द्वारा कई घंटों में किए जाने वाले कार्य को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर एक नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। यह थकान का अनुभव नहीं करता है और हर समय एक समान क्षमता से कार्य करता है। चौथा विशेषता इसकी, पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर का कार्य गोपनीय बनाया जा सकता है। आपके कंप्यूटर को पासवर्ड अगर आप सेट कर देते हैं और कोई नहीं खोल सकता है जब तक उसको आपका पासवर्ड न ज्ञात हो। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण करके पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम ही देता है। जैसे 14 गुणते 4 को आपको ये निकालना है, इसका उत्तर निकालना, लेकिन आपने 14 गुणते 4 की जगह डाटा दे दिया 14-4, तो फिर आपको गलत वहाँ पर जानकारी मिलेगी। लेकिन ये गलती कंप्यूटर की नहीं है, आपने ही वहाँ पे गुणित जो गुणनफल का चिन्ह है उसके स्थान पे माइनस या प्लस चिन्ह का प्रयोग कर दिया। कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम में कम स्थान में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। अतः कंप्यूटर की भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम भंडारित सूचना को तीव्र गति से उपलब्ध कराता है। आपने तुरंत सर्च किया कि हमको ये फाइल चाहिए, हर लाखों फाइलों में से तुरंत एक फाइल आपके सामने जो आप सर्च कर रहे हैं निकल कर आ गई। कम जैसे आप रोल नंबर अपना देखते हैं तो रोल नंबर सर्च करते हैं ऊपर, जितनी 15-16 हज़ार लड़के क्वालिफाई हैं, लेकिन आपका रोल नंबर वहाँ पर पीला पीला दिखाई दे दिया है ना। तो कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं।
आधुनिक कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ कर सकते हैं, अतः कंप्यूटर में कार्य विविधता भी पाई जाती है। कंप्यूटर में डेटा से क्या तात्पर्य है, जिसकी बात अभी हो रही थी, यह कितने प्रकार का होता है? तो डाटा क्या होता है? यह तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। व्यवस्थित नहीं बल्कि अव्यवस्थित संकलन होता है, और यह दो प्रकार का होता है, संख्यात्मक और चिन्हात्मक, मतलब न्यूमेरिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। यह डेटा जो संख्यात्मक है वो डेटा अंकों से बना होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस डेटा का प्रयोग मुख्यतः अंकगणितीय गणनाओं में किया जाता है, जैसे रोल नंबर, विद्यार्थियों के प्राप्तांक आदि। वहीं चिन्हात्मक डेटा जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है, यह डेटा अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों से बना होता है। इसका प्रयोग अंकगणितीय गणनाओं में नहीं किया जा सकता, जैसे पता आदि, एड्रेस वगैरह लिखने के लिए। ठीक है, जैसे आपका ईमेल एड्रेस है ना, तो @ वगैरह का प्रयोग होता है उसमें। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग तो बहुत महत्वपूर्ण है। अव्यवस्थित डेटा, रॉ डाटा को व्यवस्थित डेटा में बदलना क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। व्यवस्थित डेटा को ही सूचना कहते हैं। जब जब डेटा व्यवस्थित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिसमें डेटा को सूचना में बदला जाता है, क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से डेटा के विश्लेषण को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा होता है। ठीक है, सीपीयू के द्वारा होता है। कंप्यूटर के संबंध में फॉर्मेट से क्या आशय है? फॉर्मेट अक्सर आप लोग कंप्यूटर होगा तो करते होंगे। तो इसका तात्पर्य है उपयोग के लिए तैयार करने हैं तो किसी डिस्क को प्रारंभिक अवस्था में लाना, अर्थात जितनी भी चीजें उसमें पहले से हैं उनको समाप्त करके उनको प्रारंभिक अवस्था में लाना। डिस्क की त्रुटियों के लिए जांच की जाती है तथा उसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि डेटा संग्रहित एवं पुनः प्राप्त किया जा सके। किसी प्रयोग की हुई डिस्क को फॉर्मेट करने पर उसमें पहले से विद्यमान डेटा मिट जाता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना। अब यही पूछता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर पूछेगा, हार्डवेयर के बारे में बताकर उसको थोड़ा सा उदाहरण दे देंगे। ये जो है इक्विपमेंट, ये हार्डवेयर में आते हैं। फिर सॉफ्टवेयर में भी आप बता देंगे, सॉफ्टवेयर की भी उदाहरण दे देंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना को, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है, अर्थात अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको आप टच कर सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः कंप्यूटर की वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस आदि। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यह तकनीकी भाषा में रचित प्रोग्राम होता है। वस्तुतः सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में, दरअसल इसका जब आप परिभाषा दीजिएगा तो बता दिएगा, इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है, इस पर हम वर्क कर सकते हैं, इसी पर आधारित होता है पूरा कंप्यूटर की जो प्रक्रिया होती है। यह तकनीकी भाषा में रचित प्रोग्राम होता है। वस्तुतः सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों की एक श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। वस्तुतः सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य करने के लिए उसे दिए जाते हैं। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्यूटर स्वयं से जुड़े हर एक उपकरण से उसके निर्धारित कार्य करवाता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह प्रोग्रामों का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर तथा जो यूजर होता है, उपयोगकर्ता होता है, जैसे आप, उनके बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। इसका प्रयोक्ता कंप्यूटर स्वयं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब अक्सर आपका जब कंप्यूटर खराब होता होगा तो क्या आता होगा? बूट नहीं हो रहा है ना, नॉट बूटिंग। ठीक, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर रहा होता है उचित ढंग से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वही है जिससे आपका कंप्यूटर आप ओपन करते हैं, तो इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ओपन होता है। ठीक, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर के बेजान मशीन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे डॉस, विंडोज आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे
संस्थान या कार्य की आवश्यकता के अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तमाम सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें आपका एक्सेल है ना, जिसमें आप अंक गणती जो आपकी गणना जो व्यापारिक संबंधित जो कार्य करते हैं उसके लिए वो बनाई जाती है। इसी तरह जो है नॉर्टन वगैरह जो बनाए गए हैं सॉफ्टवेयर, जो कि सेना के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष काम के लिए, जैसे आपका एक एप्लीकेशन जितने ऐप हैं विशेष कार्य के लिए होते हैं, पढ़ाई के लिए ऐप होता है, आपके गेम के लिए ऐप होता है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है, एक प्रकार सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर कर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मानव के लिए कैसे उपयोगी बनाता है, स्पष्ट कीजिए। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी खास काम को करने के लिए विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में कोड करके डिजाइन किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को कार्यशील बनाता है। यदि कंप्यूटर एक शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक बेजान मशीन है। यही कारण है कि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। कंप्यूटर पर संपादित किए जाने वाले दैनिक जीवन के अनेक काम, जैसे फाइल बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना, इंटरनेट चलाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, वीडियो देखना, गाने सुनना आदि सॉफ्टवेयर के बिना संभव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कंप्यूटर को मानव के लिए उपयोगी बनाने में सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर के मुख्य भागों का वर्णन। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इनपुट यूनिट, देखो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी सिस्टम, इनको अलग भी पूछ सकता है और एक में भी पूछ सकता है। तो मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या भंडारण, जहाँ पर सूचनाओं का भंडारण होता है, सिस्टम यूनिट या सीपीयू, और चौथा आउटपुट यूनिट। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट यूनिट। यह एक विद्युत यांत्रिकी युक्ति है जो यूजर से डेटा प्राप्त कर उसे बाइनरी कोड में बदल करके, बाइनरी कोड मतलब 0 और 1 बाइनरी नंबर्स हैं, तो बाइनरी कोड उनसे बनता है, उसमें बदलकर ये सीपीयू को देते हैं। इनको क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बार कोड रीडर, माइकर आदि ऐसी ही युक्तियां हैं। इनपुट यूनिट के ये सब उदाहरण हैं। भंडारण यूनिट या मेमोरी। डेटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस करने के पहले मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है। मेमोरी इस प्रकार से 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक द्वितीयक या सहायक मेमोरी। अभी हम आगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट तीसरा जो है, तो इसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मुख्य या प्राथमिक मेमोरी यूनिट से मिलकर बना होता है। सभी प्रोसेसिंग कार्य सीपीयू में ही संपन्न किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क होता है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित भी करता है प्रोसेस करके। आउटपुट यूनिट की बात करें तो ये सीपीयू से डेटा प्राप्त कर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट यूनिट से आप इनपुट देंगे, फिर वो सीपीयू में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी उसकी, और वो आउटपुट के रूप में रिजल्ट उसका आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ बैठे हैं और आप परिणाम इस तरह से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या है, इसमें क्या क्या विद्यमान होता है। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। क्या होता है, माइक्रोचिप होता है, जो कंप्यूटर के भीतर डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेसिंग का कार्य करता है। सभी प्रोसेसिंग कार्य सीपीयू में ही संपन्न किए जाते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग कहाँ होता है, सीपीयू में, सीधी सी बात। यह कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क होता है जो निर्देश जारी करता है। कंप्यूटर के सभी बुनियादी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों का संचालन यही होता है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित भी करता है। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मुख्य या प्राथमिक मेमोरी यूनिट से मिलकर बना होता है। इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एलयू होता है और मेमोरी यूनिट होता है, जिसमें प्राथमिक और मुख्य मेमोरी होते हैं।
कंट्रोल यूनिट की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं क्या? यह कंप्यूटर के समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइस, प्रोसेसर आदि की समस्त गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। यह मुख्य मेमोरी से डेटा लाकर उन्हें कैश मेमोरी के रूप में संग्रहित करता है। यह निर्देशों को पढ़कर उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देता है। अतः कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की समस्त प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य को एलयू या एमयू को वितरित करता है तथा एलयू एवं एमयू द्वारा प्राप्त परिणामों को आगे भेजता है। सीपीयू का जो एक और भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एलयू, तो इसका उपयोग अंकगणितीय गणनाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि एवं तार्किक गणनाओं जैसे या ये वाला जो होता है बराबर, इन सब के लिए किया जाता है। और जो अगला भाग है सीपीयू का प्राइमरी मेमोरी यूनिट एमयू या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी इसको बोलते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। अस्थायी होता है, ध्यान रखिएगा। जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, या जो कनेक्शन है बिजली का वो ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये लॉस हो जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों तथा तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। इसमें सिलिकॉन चिप से बने इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की स्मृति क्षमता कम तथा गति बहुत तीव्र होती है। कंप्यूटर के संबंध में भंडारण यूनिट या मेमोरी से क्या आशय है? तो भंडारण यूनिट या मेमोरी, ठीक है, एमयू, डेटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस करने के पहले मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त परिणामों को मेमोरी में रखा जाता है। इस प्रकार मेमोरी सुरक्षित रखी जाती है, रखती है किस किस को? प्रोसेस के लिए दिए गए डेटा और अनुदेशों को सुरक्षित रखती है और अंतरिम परिणामों को तथा अंतिम परिणामों को सुरक्षित रखती है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी तथा द्वितीयक या सहायक। द्वितीयक सहायक मेमोरी आपका सीडी, डीवीडी, आपका पेन ड्राइव, ये सब भी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, स्थायी होते हैं ये, ठीक है, बार बार आप प्रयोग कर सकते हैं और कंप्यूटर का अगर ऑन ऑफ हो जाए उससे उस पर फर्क नहीं पड़ता है उसके डेटा पे। कंप्यूटर के संबंध में प्राथमिक या मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं? तो मुख्य मेमोरी यह एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों तथा तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। अभी आपने देखा भी था इसको। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है तो उपयोग हो रहे डेटा और निर्देशों का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। अस्थायी मेमोरी होने के कारण कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने या विद्युत की आपूर्ति बंद होने पर इस मेमोरी में जो संग्रहित डेटा होता है स्वतः समाप्त हो जाता है। इस मेमोरी की स्मृति क्षमता कम तथा गति तीव्र होती है। कंप्यूटर के संबंध में द्वितीयक या सहायक मेमोरी किसे कहते हैं? तो यह मुख्यतः चुंबकीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसमें सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित किया जा सकता है। यह एक स्थायी मेमोरी होती है जो सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होती है। यह सीपीयू से सीधे नहीं जुड़ी होती है। स्थायी मेमोरी होने के कारण कंप्यूटर बंद होने या विद्युत की सप्लाई बंद होने पर भी इसमें संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता है। द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग बाद में प्रयोग होने वाले डेटा एवं निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी आदि। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश आदि को स्थायी या अस्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी ये जरूर लिखेंगे आप, स्थायी या अस्थायी रूप से डेटा, प्रोग्राम या अनुदेशों को संग्रह करने के लिए प्रयोग किया जाता है मेमोरी का। मेमोरी में संग्रहित डेटा या निर्देश का प्रोसेस होता है। मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बिट का होता है, कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होती है। कंप्यूटर के संबंध में कैश मेमोरी अभी आपने पढ़ा था, कैश मेमोरी किसे कहते हैं? तो यह प्राथमिक मेमोरी तथा सीपीयू के बीच स्थित मेमोरी है। यह भी एक प्रकार की प्राथमिक मेमोरी है, कह सकते हैं इसको, लेकिन यह प्राथमिक मेमोरी से भी ज्यादा अस्थायी होती है, ठीक है। इसमें बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। यह मुख्य या प्राइमरी मेमोरी से आवश्यक डाटा लाकर अपने पास रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तीव्र गति से सीपीयू को दिया जा सके। कैश मेमोरी का प्रयोग प्राइमरी मेमोरी तथा सीपीयू के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने से सीपीयू की गति बढ़ जाती है। तो कैश मेमोरी की गति तीव्र होती है तो तेजी से डाटा लेने के लिए कैश मेमोरी को
प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के मध्य प्रोसेसिंग के मध्य इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया है प्राथमिक मेमोरी, बीच में कैश मेमोरी और अंत में सीपीयू। कंप्यूटर के संबंध में रोम तथा रैम से क्या तात्पर्य है? तो रोम जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, अर्थात जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें केवल आप पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। अर्थात इसमें जो डेटा है वो स्थायी होता है, उसमें और डेटा आप लिख नहीं सकते हैं। तो यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा या सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह वस्तुतः मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक मदरबोर्ड कहाँ होता है? सीपीयू में, ध्यान रखिएगा, सीपीयू यूनिट में। यह वस्तुतः मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप होता है जिसमें निर्माण के समय ही सूचनाएं भर दी जाती हैं तथा कंप्यूटर इन सूचनाओं को केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसका प्रयोग केवल स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डेटा के संग्रहण के लिए किया जाता है। स्थायी मेमोरी होने के कारण कंप्यूटर बंद होने या विद्युत की सप्लाई बंद होने पर भी इसमें संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता है। कंप्यूटर को ऑन करने पर रोम में संग्रहित डेटा तथा प्रोग्राम स्वतः क्रियान्वित हो जाते हैं। दूसरा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो जैसा कि नाम से है कि ये एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें डेटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है, इसमें वांछित सूचनाओं को सीधे और कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। अस्थायी मेमोरी होने के कारण कंप्यूटर बंद होने या विद्युत की सप्लाई बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। रैम एक कार्यकारी मेमोरी है, अर्थात यह तभी काम करती है जब हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हों। यह कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाने वाली मेमोरी है। रैम मुख्यतः दो प्रकार का होता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है? इसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक रैम, इसके डेटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर भी स्टैटिक रैम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता है। तो स्टैटिक रैम में अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए तो भी डेटा नष्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक टेप किसे कहते हैं? इसका कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है? तो मैग्नेटिक टेप यह एक क्रमानुसार द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, तो क्या है? द्वितीयक मेमोरी है। इसमें एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ जो जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं उसकी परत चढ़ी रहती है, जिसे अब तो इसका मैग्नेटिक टेप का प्रयोग अब नहीं होता है, पहले होता था, जिसे विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डेटा स्टोर किया जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में डेटा संग्रह किया जा सकता है। इसमें डेटा को कितनी भी बार लिखा पढ़ाया मिटाया जा सकता है। इसमें नया डेटा लिखने पर पुराना डेटा स्वतः मिट जाता है। इसके लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा उसी क्रम में प्राप्त होता है जिस क्रम में उन्हें स्टोर किया गया होता है। तो अर्थात जो पहला डेटा हो आप स्टोर करेंगे उसी क्रम में वो मिलेगा उसमें पहले। ठीक है, पहले जैसे होता था, अब तो लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग यूज़ करते थे, तो जब आप कोई उसमें फाइल डालते थे तो वो उस फाइल का नंबर जो है लास्ट हो जाता था उस जो ड्राइव है उसमें। कंप्यूटर फ्लॉपी किसे कहते हैं? पहले फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता था, ध्यान रखिए, अभी तो अब तो नहीं होता है। इसका कंप्यूटर का में क्या उपयोग होता है? तो कंप्यूटर फ्लॉपी या फ्लॉपी डिस्क, यह कंप्यूटर में आंकड़ा संग्रहण की द्वितीयक मेमोरी है। यह प्लास्टिक से निर्मित एक लचीली वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। आंकड़ों को संग्रहित करने की इसकी क्षमता ज़्यादा नहीं होती। अति उच्च भंडारण क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 2.8 MB होती है, मात्र इतना। तो फ्लॉपी कई सेक्टरों में बटी होती है। फ्लॉपी पर डेटा इन्हीं सेक्टरों में लिखा जाता है। हार्ड डिस्क किसे कहते हैं? अक्सर आप देखते होंगे कंप्यूटरों में। इसका कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है? तो हार्ड डिस्क यह एल्यूमिनियम की बनी एक कठोर डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। यह स्थायी या द्वितीयक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता है। सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर के यहीं पर रखे जाते हैं। कंप्यूटर में इसकी हार्ड डिस्क में सभी प्रोग्राम डेटा इंस्टॉल रहते हैं जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरत के अनुसार करते हैं। हार्ड डिस्क की दोनों सतहों पर डेटा लिखा जा सकता है, अर्थात आगे पीछे दोनों। हार्ड डिस्क का उपयोग डेटा भंडारण में किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक तथा गति तीव्र होती है। कंप्यूटर के संबंध में CD रोम से क्या तात्पर्य है? जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यह प्लास्टिक की बनी एक वृत्ताकार ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसकी ऊपरी सतह पर प्रकाश को परावर्तित करने वाले पदार्थ का लेप लगा होता है। इस डिस्क पर लिखने के लिए उच्च आवृत्ति के लेजर बीम का लेजर बीम का तथा पढ़ने के लिए निम्न आवृत्ति के लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है।
तो ध्यान रखिए, लिखने के लिए उच्च आवृत्ति के लेजर बीम का प्रयोग करते हैं सीडी रोम में, पढ़ने के लिए निम्न आवृत्ति के लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, सीडी रोम में इतनी बातें लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इस डिस्क पे डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है, लिखित डेटा को बार बार पढ़ा जा सकता है, किंतु अंकित डेटा को नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो एक ही बार लिख सकते हैं, पढ़िए चाहे जितनी बार, लेकिन लिखना केवल एक बार है। कंप्यूटर के संबंध में डीवीडी से क्या तात्पर्य है? तो डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क यह सीडी रोम की तरह होता है, किंतु इसकी भंडारण क्षमता सीडी से अधिक होती है ना। पहले आता था ये सीडी है, डीवीडी है। डीवीडी हम जिसके पास होता था काफी गर्व से चलता था, उसमें 4-5 फिल्में एक साथ आ जाती थी डीवीडी में। सीडी में एक ही फिल्म रहती थी। यह फिल्मों तथा अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। यह एक तरफा या दुतरफा लेयर वाला होता है। इसके प्रत्येक परत में डेटा संग्रह किया जा सकता है। इसमें ऑडियो, वीडियो या अन्य जानकारियों को संग्रहित किया जा सकता है। कंप्यूटर में पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग? ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो यह आंकड़ा संचयन की द्वितीय का स्थायी युक्ति है, जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डेटा बना रहता है। यह पेन के आकार की एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसे यूएसबी पोर्ट में लगाकर डेटा संग्रहित, परिवर्तित व स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यह भिन्न भिन्न क्षमताओं 1 GB, 2 GB, 32 GB, बहुत ज़्यादा है ना, आदि में उपलब्ध है। इसका प्रयोग डेटा की संग्रहित करने, परिवर्तित करने तथा स्थानांतरित करने में किया जाता है। कंप्यूटर में फ्लैश मेमोरी से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग होता है? फ्लैश रैम यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जिसमें विद्युत द्वारा पुराने डेटा या प्रोग्राम को हटाकर नया डेटा या प्रोग्राम लिखा जा सकता है। स्थायी मेमोरी होने के कारण विद्युत की सप्लाई हटा लेने पर भी फ्लैश मेमोरी में डेटा बना रहता है। देखिए, कुल मिलाकर जितनी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं, 2-3 बातें सेम हैं। यह स्थायी मेमोरी होने के कारण विद्युत की सप्लाई हटा लेने पर भी फ्लैश मेमोरी में डेटा बना रहता है। इसकी स्पीड तेज होती है। वर्तमान में मेमोरी कार्ड के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग होता है? तो वर्चुअल मेमोरी यह मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है, जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी में अंशतः डालकर क्रियान्वित किया जाता है। इससे कम क्षमता के मुख्य मेमोरी वाला हार्डवेयर भी बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकता है। यह एक काल्पनिक स्मृति क्षेत्र है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित या समर्थित है। वर्चुअल मेमोरी। हाँ, स्मार्ट कार्ड से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग होता है? स्मार्ट कार्ड, इसे चिप कार्ड या इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहते हैं। यह प्लास्टिक का बना एक छोटा सा कार्ड होता है, जिसमें स्थायी मेमोरी लगी होती है। क्या? स्थायी मेमोरी होती है, स्टेबल मेमोरी जो होती है। इसका उपयोग क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, पहचान कार्ड आदि में किया जा रहा है। आप देखते होंगे एटीएम कार्ड में नीचे स्मार्ट कार्ड लगा होता है ना, चिप कार्ड, चिप लगी रहती है। रजिस्टर, यह सीपीयू में लगा एक अति उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारक इकाई है। तो भंडारण इसमें होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका प्रयोग अंतरिम परिणामों और उद्देश्यों के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। यह अस्थायी मेमोरी डिवाइस है, तो अस्थायी है, ध्यान रखिएगा। रोम तथा ईप्रोम में इसका प्रयोग किया जाता है। रजिस्टर का कंप्यूटर में मदरबोर्ड से क्या आशय है, इसका क्या उपयोग होता है? यह कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य पटल होता है, जो पीछे आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं। यह प्लास्टिक का बना पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी होती हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। आप देखेंगे कभी पीछे जाकर तो धातु की पतली रेखाएं आपको दिखाई, तो बस होता है, जिसके द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। मदरबोर्ड सीपीयू को कंप्यूटर के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। ठीक है, प्लग वगैरह रहता है इसमें। आप देखोगे पीछे कि पीछे की तरफ मेल एंड फीमेल नोज आपको दिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स को जोड़ा जाता है। रैम चिप, कंप्यूटर में रैम चिप तथा रोम चिप से क्या आशय है, इसका क्या उपयोग होता है? तो रैम चिप, तो सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड में रैम चिप लगाने का स्थान बना होता है। रैम चिप में कार्य के दौरान डेटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। आपने ऊपर देखा ही वही चीज़, रैम रोम। रोम चिप में, इस चिप में ऐसे डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर को चालू करते ही पड़ती है। निर्माण के समय ही रोम चिप में डेटा डालकर उसे पीसी के मदरबोर्ड पर स्थायी रूप से लगा दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी।
ये स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में यूएसबी से क्या आशय है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यह कंप्यूटर था उसके किसी उपकरण के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि को सीपीयू से जोड़ा जाता है। अतः इसे यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहा जाता है। कंप्यूटर में मॉडेम से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग होता है? मॉडेम यह मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है, अर्थात ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। पीसी को या जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको टेलीफोन लाइन के सहारे नेट से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाले एनालॉग संकेतों को ध्यान रखिएगा, एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर टेलीफोन लाइन पर यह भेजता है। तो ये प्रक्रिया आप ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में मॉनिटर से आप क्या समझते हैं? जो आपके सामने दिखता है स्क्रीन मॉनिटर, यह कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर में इसका क्या उपयोग होता है? तो मॉनिटर यह पीसी का मुख्य आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर पर हो रहे कार्यों को दर्शाता है। यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है जो डेटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर व उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सीआरटी और एलसीडी। सीआरटी अर्थात कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम को नियंत्रित करके चित्र प्राप्त करते हैं। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, इसमें दो विद्युत परतों के बीच क्रिस्टल द्रव भरा होता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित करके डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह पतला, हल्का तथा कम विद्युत खपत वाला होता है। लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटरों में इनका प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड किसे कहते हैं? कंप्यूटर में इसका क्या उपयोग होता है? तो कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से डेटा को कंप्यूटर में आप डालते हैं। कंप्यूटर को निर्देश भी कीबोर्ड की सहायता से दिया जाता है। माउस के खराब हो जाने पर यह माउस का कार्य भी करता है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में यूपीएस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में इसका क्या उपयोग होता है? इसको क्या कहते हैं? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अर्थात अगर पावर चली जाए, विद्युत चली जाए तो अचानक आपका कंप्यूटर बंद न हो, आप जो उस पर कार्य कर रहे हैं उसको आप कहीं सेव करके रख सकें आगे कार्य करने के लिए। इसके लिए यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। यह कंप्यूटर को लगातार निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाला उपकरण है। इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार विद्युत सप्लाई करती रहती है। बिजली सप्लाई बंद होने पर यह कंप्यूटर पर हो रहे कार्यों को समाप्त होने तथा हार्ड डिस्क को खराब होने के खतरे से बचाता है। जब यूपीएस के बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो यूपीएस ध्वनि संकेत देकर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने की चेतावनी देता है। कंप्यूटर में माउस से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर में इसका क्या उपयोग होता है? तो माउस यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें बायां, दायां व मध्य अर्थात 3 बटन होते हैं। दायां बटन किसी डायलॉग बॉक्स को खोलने, प्रॉपर्टीज देखने आदि का कार्य करता है। बाएं बटन से क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट आदि का काम लिया जाता है तथा मध्य बटन से किसी डॉक्यूमेंट पेज को आगे पीछे किया जाता है ना, कर्सर इधर उधर। तो आप ध्यान रखिएगा माउस में इतना ही लिखना है जब आएगा। बार कोड रीडर से आपका क्या आशय है? बार कोड रीडर यह एक स्कैनिंग डिवाइस है जो सुपरमार्केट तथा पोस्ट ऑफिस आदि में प्रोडक्ट के ऊपर चस्पा बार कोड्स को स्कैन करके आप अक्सर जाते होंगे तो वो सब स्कैन करते हैं बार कोड को, इसकी जानकारी इनपुट करता है। धातव्य की बारकोड किसी उत्पाद का कोड होता है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा को विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। एमआईसीआर किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका प्रयोग बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट पर विशेष चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने में किया जाता है। इसमें कम समय में चेक ड्राफ्ट का भुगतान करने व नकल रोकने में मदद मिलती है। ओएमआर या ओएमआर शीट जिसको आप कहते हैं, किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग होता है? तो ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों या चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। तो आप जो ओएमआर शीट है इसको ओएमआर मशीन में लगाया जाता है और उसके बाद रिजल्ट प्राप्त होता है। प्रोजेक्टर किसे कहते हैं? इसका उपयोग बताएं। यह प्रोजेक्टर यह कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले घटनाओं, चित्रों
और सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है ताकि इसे लोगों के बड़े समूह द्वारा देखा जा सके। इसका प्रयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें आवाज, चित्र, चलचित्र व एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से क्या आशय है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी क्या होता है? इसके द्वारा इंटरनेट पर दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? दो कंप्यूटर के बीच फाइलों का आदान प्रदान एफटीपी कहलाता है। इसकी एक और विशेषता है कि फाइल अपलोड करने की सुविधा या इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला आदि वेब ब्राउज़र की भांति डाटा डाउनलोड की सुविधा भी प्रदान करता है। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस से क्या आशय है? आईपी एड्रेस यह एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी विशेष कंप्यूटर या इंटरनेट के अन्य उपकरणों को पहचानता है। यह 4 संख्याओं का एक समूह होता है। जैसे ये उदाहरण आप लिख सकते हैं जो दिख रहा है। डोमेन नाम शब्द से क्या आशय है? डोमेन नेम, तो डोमेन नाम प्रणाली में डोमेन नाम के द्वारा इंटरनेट साइट की पहचान होती है। डोमेन नाम किसी कंपनी या फिर किसी संस्थान का इंटरनेट पता होता है जिसके जरिए इंटरनेट पर उसे ढूंढना आसान होता है। किसी भी कंपनी या संस्था का डोमेन नेम एक नहीं हो सकता है। डोमेन नेम के 2 भाग होते हैं, नाम व एक्सटेंशन। कुछ डोमेन नेम जैसे .gov, .org, .com, .in, ठीक है। HTTP से क्या आशय है? तो HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। वेबसाइट डिजाइनर HTTP के तहत इंटरनेट की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले पेज डिजाइन करता है। कंप्यूटर वायरस से आपका क्या समझते हैं? तो यह एक द्वेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी वैध प्रोग्राम से जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है। वायरस की बात हो रही है। तो ये क्या है? द्वेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम होता है तथा अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलने में मदद करता है। यह स्वतः एक फाइल अथवा डिस्क से दूसरे फाइलों अथवा डिस्क में पहुंच जाता है तथा इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक कोई गड़बड़ी सामने न आए। कुछ वायरस डाटा को नष्ट कर देते हैं और कंप्यूटर प्रणाली को ठप कर देते हैं। किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता है जब तक कि उस प्रोग्राम को चलाया नहीं जाता है। जब वायरस सक्रिय होता है तो वह कंप्यूटर मेमोरी में स्वयं को स्थापित कर लेता है और फैलने लगता है। यह किसी फाइल को नष्ट कर सकता है, मिटा सकता है या फिर जो पहले से संग्रहित डाटा है उसको परिवर्तित कर सकता है, करप्ट कर सकता है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश करके डिस्क की क्षमता को कम कर सकता है या प्रोग्राम को चलने से रोक सकता है। वायरस से, जैसा अक्सर आपका मोबाइल भी हैंग कर सकता है उसे, है ना। वायरस से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है, नॉट रिस्पॉन्डिंग बार बार लिख कर आता है तथा कंप्यूटर बार बार हैंग करने लगता है। प्रिंटर क्या है? इसके प्रकारों का उल्लेख है। प्रिंटर यह हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है जो कागज के रूप में परिणाम निर्गत करता है। यह 2 प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? यह टाइपराइटर की तरह पेपर व इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। यह 2 प्रकार का होता है, डॉट मैट्रिक्स और डेली व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह टाइपराइटर की भांति रिबन के माध्यम से कागज पर प्रिंट करता है। दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें वृत्ताकार प्लास्टिक और धातु की पहिए नुमा संरचना के बाहरी क्षेत्र पर अक्षर बने होते हैं। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें इंक रिबन नहीं होता है। इसमें विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव करके प्रिंट प्राप्त किया जाता है। इस प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं किया जा सकती है। यह प्रिंटर 3 प्रकार का होता है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, इस प्रिंटर में स्याही को जेट की सहायता से छिड़काव कर प्रिंटर किया जाता है। लेजर प्रिंटर, इसमें एक प्रकार के टोनर पाउडर का प्रयोग होता है जिसे लेजर बीम के माध्यम से ताप तथा दाब के संयोजन से कागज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तीसरा है थर्मल प्रिंटर। इसमें थर्मोक्रोमेटिक कागज का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? इसके प्रमुख उपयोग बताइए। तो कंप्यूटर की सहायता से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एडिट करना, प्रिंट करना आदि की क्रिया को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग दस्तावेजों जैसे पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि के निर्माण करने, व्याकरण और उसमें स्पेलिंग चेक करने और प्रिंट आदि कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर फाइल किसे कहते हैं, वहाँ इसका क्या उपयोग होता है? तो कंप्यूटर फाइल कंप्यूटर प्रोग्राम में उपलब्ध सूचनाओं के संग्रहण का स्रोत होती हैं। इसी में सूचनाएं आपको रखनी होती हैं।
कंप्यूटर फाइल स्थायी भंडारण पर आधारित होती हैं क्योंकि यह वर्तमान प्रोग्राम के समाप्त होने पर भी उपलब्ध रहती हैं। कंप्यूटर फाइल का उपयोग सूचनाओं के संग्रहण में होता है। यह कंप्यूटर में भंडारित सभी सूचनाएं एक फाइल में ही रखी जाती हैं। चलिए, प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या कंप्यूटर संबंधी परिभाषिकों में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पदबंधों का आशय स्पष्ट करते हुए एक लेख लिखिए, जो कि पूछा भी जा चुका है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े निर्देशों का समूह है जिसे किसी विशेष कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। अभी ऊपर देखा आपने। कंप्यूटर प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, लो लेवल और हाई लेवल, अर्थात निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषा। तो लो लेवल लैंग्वेज, यह भाषा दो प्रकार की होती है, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। तो मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह बाइनरी कोड 0 और 1 में लिखित एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के सीधे सीधे समझा और क्रियान्वित किया जा सकता है। इस भाषा में ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसमें प्रोग्राम लिखना कठिन है मशीन भाषा में, क्योंकि इस भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को अनेक संकेत संख्या के रूप में याद करना पड़ता है तथा त्रुटियां इसमें ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। दूसरा है असेंबली भाषा। इस भाषा में यह बाइनरी कोड के स्थान पर अक्षर व अंकों से बने न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे जोड़ने के लिए जोड़ने वाला जो प्लस वाला चिन्ह होता है ना, जो आप देखते हो, इस तरह घटाने के लिए घटाने वाला चिन्ह। हाँ, डाटा को मेमोरी में लोड करने के लिए आदि अलग अलग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेज में न्यूमोनिक कोड अलग अलग हो सकते हैं। न्यूमोनिक कोड को याद रखना आसान होता है, तब मशीन भाषा की अपेक्षा असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखना सरल है तथा इसमें समय कम लगता है और त्रुटियों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। प्रयोग से पूर्व सॉफ्टवेयर के असेंबलर द्वारा असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदला जाता है। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। इस भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन पर निर्भर भाषा नहीं है। फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल, बेसिक, कोबोल, लोगो, प्रोलॉग आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इस भाषा में लिखा सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाया जा सकता है। यह भाषा सीखने में आसान है तथा इस भाषा में प्रोग्राम लिखना एवं पढ़ना सरल है। ठीक है, तो सरल है इसमें। इस भाषा में प्रोग्राम लिखने में त्रुटियां कम होती हैं, मशीन में ज़्यादा होती थी। इस भाषा की मुख्य कमी यह है कि उपयोग से पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा इस भाषा को मशीनी भाषा में बदलना पड़ता है। बस ये कमी है कि इसको पहले ट्रांसलेटर के द्वारा मशीनी भाषा में बदलना पड़ता है। कंप्यूटर में ट्रांसलेटर क्या है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, इसके प्रमुख उपयोग बताइए। ट्रांसलेटर यह प्रोग्रामों और निर्देशों की श्रृंखला है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। यह तीन प्रकार का होता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इसको पूछा जा सकता है अलग अलग भी और एक साथ भी ट्रांसलेटर के रूप में। तो असेंबलर क्या है, यह असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। ध्यान रखिएगा, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कंपाइलर क्या करता है, यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में, यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही पढ़कर सभी गलतियों को एक साथ बताता है। जैसे आप सी में लिखते हैं, कोई प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं C++ आदि में, तो एक साथ कंपाइल कर देते हैं, तो कम गलतियों को दूर करते ही यह प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित कर देता है। अगला है इंटरप्रेटर। यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में निर्मित प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। तो हाई लेवल को लो लेवल में बदलता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में नहीं पढ़ता है, बल्कि एक एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसकी अशुद्धियों को बताता है तथा उन अशुद्धियों के दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है। एक एक लाइन करके जब पूरे प्रोग्राम की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तो यह प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित कर देता है। नेटवर्क की परिभाषा बताइए तथा कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण या कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह होता है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। चार आप लिख लीजिएगा। प्रेषक होना चाहिए, भेजने वाला। दूसरा, माध्यम होना चाहिए जिस माध्यम से भेजा जाएगा। तीसरा, प्राप्तकर्ता जिसके पास भेजा जा रहा है सूचना।
और तथा भेजने और प्राप्त करने की विधि, प्रोटोकॉल जो है, ये 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण या कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, या छोटे भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है जैसे घर, ऑफिस आदि का नेटवर्क। इस नेटवर्क का आकार छोटा किंतु डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है जैसे ईथरनेट। ठीक है। महानगर क्षेत्र नेटवर्क एक पूरे महानगर में जो फैला होता है। यह 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। तीसरा है व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसको कहते हैं। यह व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश, महाद्वीप में फैला होता है। इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट क्या है? एक वैन है, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क है। अगला है एक सेकेंड, मॉड्यूलेशन क्या है, इसकी विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो मॉड्यूलेशन डिजिटल संकेतों का भी हालांकि देखा था, लेकिन इसको यहाँ देख लीजिए प्रकारों के साथ। डिजिटल संकेतों को संचार माध्यमों पर भेजने के लिए एनालॉग संकेतों में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो क्या करता है? डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है। ठीक जो एंटी मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन होगा उसमें क्या होगा? एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदला जाएगा। तो दोनों में यही अंतर है। एनालॉग संकेतों के 3 गुण होते हैं, आयाम, आवृत्ति एवं कला। इन्हीं गुणों के आधार पर मॉड्यूलेशन की 3 विधियां हैं। पहला आयाम मॉड्यूलेशन, दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलेशन, और तीसरा कौन सा है? कला मॉड्यूलेशन। इसको एक एक बार में देख लेंगे। तो जो आयाम मॉड्यूलेशन है, इसमें बाइनरी संकेतों के लिए 2 आयाम निर्धारित किए जाते हैं। इसमें एनालॉग संकेतों के आयाम को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है, जबकि आवृत्ति और जो फेज होते हैं, कला होती है, वो निश्चित रहती है। ठीक है। तो आयाम बदलता है, आवृत्ति और फेज इसमें निश्चित रहते हैं। दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलेशन, इसमें एनालॉग संकेतों की आवृत्ति को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है और इसमें आयाम और कला या फेज नियत रहते हैं। कला में ठीक इसी तरह इसमें एनालॉग संकेतों के फेज को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है, जबकि बाकी के 2 आयाम और आवृत्ति नियत रहते हैं। ठीक। मल्टीमीडिया पदबंध से क्या आशय है? मल्टीमीडिया किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यमों के मल्टी नाम है को माध्यमों के प्रयोग को मल्टीमीडिया। जैसे एक ही मोबाइल में आप पढ़ भी रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, उसमें पिक्चर भी देख रहे हैं, ठीक है, फोटो भी खींच रहे हैं। ठीक। पहले आता था एक सिंपल मोबाइल आती थी, एक मल्टीमीडिया मोबाइल आती थी। कहते हैं तुम्हारे मोबाइल में कैमरा है क्या यार? अरे भाई उसके मोबाइल में तो कैमरा है। एक जमाना ऐसा भी था, वो जमाना बहुत दूर नहीं था, आज से 10 साल पहले की बात हो रही है, ये बहुत पुराने ज़माने की बात नहीं हो रही है। तो सोचिए ये ज़माना कितनी तेज़ी से बदला है। तो मल्टीमीडिया पदबंध से क्या आशय है? किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग को मल्टीमीडिया कहा जाता है। जैसे किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए शब्द, चित्र, रेखाचित्र, एनिमेशन, श्रव्य, दृश्य आदि माध्यमों का एक साथ प्रयोग करना। मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से सूचना रोचक, सरल एवं सुग्राह्य हो जाती है। मल्टीमीडिया का उपयोग शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने, व्यापार में, मनोरंजन में, विज्ञान आदि में किया जाता है। मल्टीमीडिया के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला टेक्स्ट, शब्द। इसके अंतर्गत स्क्रीन पर शब्दों को दिखाया जाता है। इसका उपयोग सूचनाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। चित्र, पिक्चर। इसके तहत शब्दों के साथ चित्रों का प्रयोग करके सूचना को लोगों तक सरलता से पहुंचाया। एनिमेशन, यह ग्राफिक्स चित्रों का समूह है जिसे तीव्रता से एक के बाद एक दिखाया जाता है ताकि वे सिनेमा की तरह गतिशील दिखाई दें। इसका उपयोग बच्चों के लिए कार्टून फिल्म बनाने, वीडियो गेम बनाने आदि में किया जाता है। कंप्यूटर में इंटरनेट से क्या तात्पर्य है, इसका क्या उपयोग है? तो इंटरनेट, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना होती है, वाइड क्षेत्र में फैले होते हैं। यह कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है। यह प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। यह किसके द्वारा? पैकेट स्विचिंग, ध्यान रखिएगा, अर्थात पैकेट्स में यह सूचनाएं देता है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफर और शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग आदि का वहन करता है। इंटरनेट के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, सूचनाओं की खोज। इंटरनेट पर अनेक साइट्स होते हैं जिनमें लिटरेचर, सिनेमा, संगीत आदि से संबंधित अनेक जानकारियां संग्रहित रहती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसे ईमेल भी कहा जाता है। इसके द्वारा संदेश को तीव्र गति से भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल के साथ ग्राफ, ध्वनि, फाइल या फोटो जोड़कर भेजा जा सकता है। ध्यान रखिएगा,
ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। यह डाक टिकट की आवश्यकता को घटाता है और संदेश को भेजने तथा प्राप्त करने में लगने वाले समय को बचाता है। अगला है दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप, चैटिंग। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का प्रयोग करके दो या अधिक अधिक व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, इसे चैटिंग। ये क्या होने लगा अचानक, इसे चैटिंग कहा जाता है। अगला है ई कॉमर्स। इसके अंतर्गत बिना कागज के वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। देखिए, इन सभी चीज़ों से आप परिचित हैं ऑलरेडी, मैं पढ़ दे रहा हूँ। चैटिंग आपको पता ही है, ये दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप जो आप हमेशा करते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का प्रयोग करके दो या अधिक व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, इसे चैटिंग कहा जाता है। अब क्या बताएं, अब अचानक जो है हिचकी आने लगी, लेकिन अब इसी में पढ़िए आप लोग, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ आप लोगों को, बट सॉरी है उसके लिए। ई कॉमर्स, इसके अंतर्गत बिना कागज के वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। इसको रोका नहीं जा सकता, सबसे बड़ी तो दिक्कत इसके साथ यही है। ऑनलाइन खरीदारी, इंटरनेट का उपयोग करके ऑनलाइन उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीदारी भी की जा सकती है तथा इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता की मांगों को पूरा किया जा सकता है। ऑनलाइन आप जो शॉपिंग करते हैं। मनोरंजन, इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, जिससे ऑनलाइन गेम देख लीजिए, इस सबको पढ़ लीजिए। ई लर्निंग है, टेलनेट है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सभी प्रयोग आप इंटरनेट के कर सकते हैं। इसके बारे में आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य प्रोग्रामों का उल्लेख कीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है, जिसमें 4 मुख्य प्रोग्राम शामिल होते हैं। क्या क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एसएस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। ये सभी प्रोग्राम अलग अलग कार्य करते हैं, पर इनकी मूलभूत संरचना व कार्य प्रणाली एक जैसी है। एमएस एक्सेल यह एक विंडोज आधारित इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह सांख्यिकी गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायता करता है। इसमें एक बार सूत्र का निर्धारण कर देने के बाद गणना स्वतः होती रहती है तथा परिणाम उपयोगकर्ता को दिखता रहता है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। एमएस पावर पॉइंट यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन तथा स्लाइड शो के लिए किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न स्लाइडों में टेक्स्ट, ध्वनि, चलचित्र तथा एनिमेशन को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे जो एजुकेशनल वीडियोस आप देखते हैं वो पावर पॉइंट पे ही बनाया जाता है। एमएस एक्सेस यह एमएस ऑफिस का डाटाबेस प्रोग्राम है, जिसमें सारणी के रूप में डाटा को संग्रहित व व्यवस्थित किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा रिपोर्ट और चार्ट तैयार किए जा सकते हैं। एक्सेस डाटाबेस में कई सारणियों में तैयार डाटा को एक साथ जोड़ा भी जा सकता है। एमएस वर्ड, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले ही हमने देख लिया था 1-2 पेज जब हमने शुरुआत की थी। इसकी सहायता से टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है तथा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है। इसमें स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करने, शब्दों को रेखांकित करने, मेल मर्ज जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप क्या समझते हैं? एमएस एक्सेल से अभी आपने देख ही लिया, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। यह एक विंडोज आधारित इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह सांख्यिक गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायता करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर मेमोरी में तार्किक वर्कशीट है जो कॉलम और रो में बटा होता है। यह प्री में पूछता है। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसमें एक बार सूत्र का निर्धारण कर देने के बाद गणना स्वतः होती रहती है तथा परिणाम उपयोगकर्ता को दिखता रहता है। एमएस एक्सेल वर्कबुक चार्टों का संग्रह है। एमएस एक्सेल फाइल वर्कबुक के रूप में स्टोर की जाती है। इसमें फार्मूला का निर्माण करके तुरंत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, जबकि एक्सेल या उसके किसी भाग को वर्ड या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा सकता है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? यह कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है जिसके द्वारा दूरस्थ सेलफोन, लैपटॉप या डिजिटल उपकरण के जरिए सूचना या आंकड़ों को संग्रहित या प्राप्त किया जा सकता है। मेमोरी कार्ड क्या है?
यह पतले आकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन आदि में किया जा रहा है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर के कार्य व उपयोग। तो कार्य को पॉइंट में डेटा संकलित करना, डेटा संचयन करना, डेटा का संसाधन करना, प्रोसेसिंग करना और डेटा निर्गमित करना। कंप्यूटर के उपयोग क्या कहाँ कहाँ है? शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे, बैंक, व्यापार में, प्रशासन में, चिकित्सा, संचार, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग है। अब पीढ़ियां हैं प्रमुख, किस पीढ़ी में किस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग हुआ, यही मुख्य है, यही बात आपको जाननी है। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। यह ट्यूब गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती थी जिससे ताप नियंत्रण में असुविधा होती थी। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। इनका आउटपुट इनपुट भी धीमा था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं? पीसी जिसको कहते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का एक रूप है। यह आकार में बहुत छोटा होता है। इस पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। लैपटॉप किसे कहते हैं? तो यह पर्सनल कंप्यूटर की भांति ही कार्य करता है। आकार में सबसे उससे छोटा तथा कहीं भी ले जाने योग्य होता है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव इसमें संयुक्त होते हैं। वाईफाई तथा ब्लूटूथ का प्रयोग करके इसमें इंटरनेट भी चलाया जा सकता है। इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी भी लगी होती है अतः लैपटॉप को कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो यह तीव्र गति वाला तथा अधिक संग्रहण क्षमता वाला कंप्यूटर है। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग होने से किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है और कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। फैक्स किसे कहते हैं? यह एक हार्डवेयर है। इसमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर तथा डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर दोनों होते हैं। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैक्स भेजने के लिए टेलीफोन लाइन, मॉडेम तथा कंप्यूटर की जरूरत होती है। फैक्स के माध्यम से किसी दस्तावेज को आसानी से दूरस्थ व्यक्ति के पास भेजा जा सकता है। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कंप्यूटर में 3 प्रकार की संख्या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति। इस पद्धति में कंप्यूटर गणना के लिए केवल 2 संख्याओं 0 तथा 1 का उपयोग करता है। इन 0 तथा 1 को ही द्विआधारी संख्या कहते हैं। इस संख्या पद्धति का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संग्रह या गणना के लिए किया जाता है। अभी हमने प्रथम पीढ़ी देखा था, ये छूट गया था। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देख लीजिए। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब की जगह, निर्वात ट्यूब किसमें प्रयोग होता था? पहले वाले, तो प्रथम पीढ़ी वाले कंप्यूटर में, तो उसकी जगह छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसमें उच्च स्तरीय भाषा जैसे कोबोल, फोर्ट्रान का प्रयोग किया गया। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए आयरन ऑक्साइड की परत वाली मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। इससे इस पीढ़ी के कंप्यूटर की आउटपुट इनपुट गति तथा संग्रहण क्षमता जो है काफ़ी बढ़ गई, जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थी उसके तुलना में। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड आईसीज का सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग बढ़ा दिया गया। इसका आउटपुट इनपुट भी तेज हुआ। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। रैम का प्रयोग करने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क की संग्रहण क्षमता बढ़ी। इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम तथा मल्टी प्रोग्रामिंग जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई। अगला है चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया। इस तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। क्योंकि ये प्रोसेसर काफ़ी छोटे हैं अगर इनकी आकार की बात करें। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होने लगा। रैम की क्षमता और बढ़ा दी गई जिससे इनका आउटपुट इनपुट और तेज हो गया। अगला है पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर। तो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ULSI,
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया। इस तकनीक के प्रयोग से एक चिप के द्वारा करोड़ों गणना किया जाना संभव हो गया। संग्रहण के लिए सीडी का प्रयोग किया जाने लगा। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से काम करने वाले कंप्यूटरों का विकास हुआ। कृत्रिम बुद्धि विकसित करने का प्रयास किया गया जो वर्तमान में चल रहा है, ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सके। ठीक है, ये तो हो ही गया। आगे देखेंगे। तो हम ये देख रहे थे कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन। तो द्विआधारी पद्धति हमने देख ही लिया। दूसरी 3 प्रकार की होती हैं, दूसरा है ऑक्टल और तीसरा है हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। तो ऑक्टल में क्या है, इस पद्धति में 0 से 7 अर्थात 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। दशमलव संख्या पद्धति में हर स्थानीय मान जहां 10 के गुणक में बढ़ता है, बाइनरी संख्या पद्धति में स्थानीय मान 2 के गुणक में बढ़ता है, वहीं ऑक्टल संख्या पद्धति में स्थानीय मान 8 के गुणक में बढ़ता है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, इस पद्धति में 0 से 15 अर्थात 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 0 से 9 के अंक तथा 10 से 15 को ए से एफ अर्थात 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, इस ढंग से ए से एफ अल्फाबेट में निरूपित किया जाता है। दशमलव संख्या पद्धति में हर स्थानीय मान जहां 10 के गुणक में बढ़ता है, बाइनरी पद्धति में 2 के गुणक में, ऑक्टल में 8 के गुणक में, वहीं हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में स्थानीय मान 16 के गुणक में बढ़ता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय संचार तंत्र से क्या तात्पर्य है? यह कंप्यूटर से टर्मिनल तक या टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा के प्रवाह के लिए प्रयोग किया जाने वाला डेटा कम्युनिकेशन माध्यम है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें डेटा संचार के लिए धातु के तारों एवं केबल के स्थान पर विशेष प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के तंतु का उपयोग किया जाता है। यह शोर कम करता है तथा अधिक बैंडविड्थ प्रदान करता है। यह धातु की तुलना में काफी हल्का, आकार में कम तथा तीव्र गति से डेटा का संचरण करने में समर्थ है। अंतिम है वायरलेस तकनीकी से आप क्या समझते हैं? इसमें वायरलेस मतलब तार की जरूरत नहीं है, तार के बिना तकनीकी। इसमें डेटा का परिवहन तारों या केबल के बिना ही होता है। इसमें केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंगों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग करने से केबल के खर्च की बचत होती है। तो इतना आप पढ़ लीजिए, कंप्यूटर में 10 नंबर का आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।